अनिकेत के फ़ोन पर उदय का फ़ोन आता है और वह कुछ ऐसी बात बताता है जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रात हो रही थी। उस सुनसान खंडर में वे दोनों ही होते हैं। अनिकेत फ़ोन रख देता है, तभी रुद्र अपने कपड़े झाड़ते हुए वहां पर आ जाता है और अनिकेत की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ? अनिकेत मुस्कुराता है और कहता है, बस ये समझ लो कि अब हमारे हाथ में तुरुप का इक्का लग चुका है। चलो। इधर यशराज जी ने रिया को अपने दोस्त के यहाँ देहरादून भेज दिया था। जिया अब निश्चिंत होकर अपना काम कर रही थी। अब उसे इस बात की फिक्र नहीं थी कि रिया को कुछ हो सकता है। वह समय समय पर उसके हालचाल जानती रहती थी और उसे समझाती रहती थी। हालांकि कभी कभी रिया मचलने लगती थी, लेकिन जिया उसे समझा दिया करती थी। इसी बीच रुद्र भी उससे कभी कभी बात कर लिया करता था, जिससे वह खुश रहती थी। रुद्र भी उसे किसी बात की कमी नहीं होने देना चाहता था। जिया और रुद्र की गलतफहमी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, पर आज भी वह दोनों अपने मुंह से इस बात को कहने में हिचकिचाते रहते थे। हाँ, कभी कभी रुद्र जिया को छेड़ जरूर देता था, लेकिन अभी भी उनमें एक अनकही सी खामोशी थी। रुद्र अभी खुलकर जिया से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। रुद्र जिया को प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहा था। तभी एक दिन जिया को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और वह घर से बाहर निकल एक ऑटो ले लेती है। उधर उधर काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि उसने आज तक जिया को कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो क्यों ना उसके लिए कुछ अच्छा स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए। वह अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है, सुनो, मुझे इस शहर का सबसे बढ़िया होटल आज बुक चाहिए और वहाँ कोई नहीं होना चाहिए। पूरा होटल मेरे नाम पर बुक करो और उसे अच्छे से सजा देना। इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी। तभी सेक्रेटरी पूछता है, पर क्यों सर? क्या कोई पार्टी करनी है या कुछ स्पेशल है? रुद्र मुस्कुराकर पेपर वेट घुमाता है और कहता है, मैं अपनी जिया को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। उसे प्रपोज करना है। आज तक मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। सेक्रेटरी मुस्कुराने लगता है और कहता है, बिल्कुल सर, मैं उस जगह को इस तरह तैयार कर दूंगा कि आप देखते रह जाएंगे और फिर आप मैडम को अच्छे से प्रपोज कर पाएंगे। रुद्र, अच्छा सुनो, डेकोरेशन सिर्फ रेड रोज का होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी मैडम को रेड रोज बहुत पसंद है। सेक्रेटरी, जी सर, कहकर वहां से चला जाता है और रुद्र मुस्कुराकर जिया को प्रपोज करने की बात याद कर मन ही मन खुश होता है और जल्दी घर आने के लिए वहां से निकल पड़ता है। इधर जिया ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी वह ऑटो रेड लाइट पर रुकता है। उसी रेड लाइट पर रुद्र की गाड़ी भी आकर रुकती है। जिया टेंशन में थी, इसलिए वह बाहर नहीं देख अपनी घड़ी देख रही थी, लेकिन तभी रुद्र की नज़र उस पर पड़ जाती है। वह एक पल को तो हैरान हो जाता है कि जिया इस वक्त कहाँ जा रही होगी। फिर ना जाने क्या सोचकर वह उसके पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है और सोचता है जिया को सरप्राइज करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। जिया का ऑटो कुछ देर बाद शहर से दूर एक सुनसान इलाके में रुकता है, जहाँ पर केवल एक पुराना सा दिखने वाला मकान था। रुद्र उससे कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी रोक लेता है और सोचता है कि आखिर जिया इतनी दूर इस मकान में क्यों आई है। कहीं कोई मुसीबत या कोई ऐसी बात तो नहीं जो जिया ने मुझसे छिपाई हो और वह किसी मुसीबत में खुद को डाल रही हो। ऐसा सोचकर वह वहाँ से पैदल ही उस मकान की तरफ चल देता है। जिया को इस बारे में कोई भनक नहीं थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी जिया उस मकान के दरवाजे तक पहुंच जाती है और आसपास नज़र दौड़ाती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। और जब तसल्ली कर लेती है कि आसपास कोई नहीं है, तब वह मकान का दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ ही देर बाद उस मकान का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी बाहर आकर उसे अंदर आने के लिए कहता है। रुद्र यह सब पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। फिर वह आदमी चारों तरफ देखकर गेट बंद कर लेता है, पर रुद्र को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रुद्र के माथे पर सलवटें आ जाती हैं और वह सोचता है, आखिर जिया इस आदमी से मिलने इतनी दूर क्यों आई है? कहीं वह, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिया मुझे धोखा नहीं दे सकती। जिया की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। फिर क्या वजह हो सकती है कि जिया सबसे छुपती छुपाती यहाँ इतनी दूर आई? ऐसा सोचकर वह उस मकान के पास आ चारों तरफ देखने लगता है और अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसे एक खिड़की नजर आती है जिस पर ग्लास नहीं था और उसी के सामने जिया और वह आदमी खड़ा था। रुद्र बिना किसी आहट के बिल्कुल हल्के से
उस खिड़की से अंदर आ जाता है। जिया, जिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? उन लोगों ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। अब तो उन लोगों को ये भी पता चल गया है कि मालिक जिंदा हैं। मैं जानती हूँ चाचा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में रुद्र जी के रहते मैं कुछ नहीं कर पाती और ना उनसे कुछ पूछ पाती। शंकर, क्या रुद्र को इस बारे में पता है कि तुम कौन हो? जिया, अभी तक तो नहीं, लेकिन लगता है उन्हें जल्दी पता चल जाएगा। आखिर सच कब तक छुपाया जा सकता है? और बड़े मालिक, उनका क्या? शंकर बोला, उन्हें भी अब तक मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वह मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और मुझे विश्वास है कि जब उन्हें मेरी सच्चाई पता चलेगी तो वह मुझ पर नाराज नहीं होंगे। रुद्र पर्दे के पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसे जिया की बातें सुन गुस्सा आ रहा था, पर अभी तक उसे उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा। तभी शंकर दूसरी तरफ मुड़ता है और रुद्र को उसका चेहरा नजर आ जाता है। उसका चेहरा देखते ही रुद्र की मुट्ठियां गुस्से से भिज जाती हैं। उसकी आंखों में खून उतर आता है। जिस व्यक्ति को वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था, आज उसे वह मिल चुका था। लेकिन दुख इस बात का था कि जिया भी उससे मिली हुई है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह सोचता है, और जिया आखिर कौन सी सच्चाई की बात कर रही है? तभी शंकर एक तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन देखो, कितने सालों तक तुम मुझे नहीं मिली, और जब मिली तो किन हालातों में मिली। भगवान की मर्जी के आगे किया ही क्या जा सकता है चाचा, जिया बोली। पर मैंने पापा की तस्वीर से वादा किया था कि उनके सिर से ये कलंक मिटाकर रहूंगी। छोटी थी, तब तक इन बातों का महत्व नहीं पता था, लेकिन जब उनकी डायरी मेरे हाथ लगी तब मुझे पता चला। लेकिन देखो ना, भगवान की मर्जी, मुझे उसी घर की बहू बना दिया। रुद्र भी उस तस्वीर को देखने की कोशिश कर रहा था और जानना चाहता था कि आखिर वह कौन है। और तभी शंकर उस तस्वीर के आगे से हट जाता है, जिससे रुद्र की आंखें एक बार फिर हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से बस इतना निकलता है, यह तो। जैसे ही शंकर उस तस्वीर के आगे से हटता है, रुद्र की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जिस व्यक्ति को वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था, जिसके परिवार वालों को वह इतने दिनों से तलाश कर रहा था, उस परिवार का हिस्सा, उस धोखेबाज का अंश जिया है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। वह जिया से प्यार करने लगा था, लेकिन जिया ने उसे धोखा दिया। उसने उसे बताया तक भी नहीं कि वह किसकी बेटी है। शायद वो खुद बताती तो एक बार वह माफ़ भी कर देता, पर एक बार फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तभी जिया की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, और चाचा, अगर रुद्र जी को पता चल गया तो वह मुझे गलत समझेंगे, और मुझे इसी बात का डर है। शंकर, बेटा, अब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तुम उससे मिलो और उसे सारी सच्चाई बता दो। जिया, हाँ, पर इससे तो वह मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे और उन्हें लगने लगेगा कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। शंकर, अपने आप को मजबूत करो बेटा। रुद्र को यह बातें पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वह तुम्हें गलत समझेगा। हमें उसका विश्वास हासिल करना ही होगा, तभी तो हम उन लोगों को ख़त्म कर पाएंगे। वो एक बार तुम पर विश्वास करने लगेगा तो हमारा काम आसान होगा। इधर रुद्र को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि जिया उसका विश्वास हासिल कर उसी के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तभी जिया कहती है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अभी वह बोल ही रही थी कि तभी पर्दे के पीछे से रुद्र निकल कर आता है और ताली बजाकर कहता है, वाह जिया वाह, बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। बहुत बेवकूफ़ बना लिया हमें। अरे, मुझे तो शर्म आ रही है खुद पर। मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। कहाँ तो मैं तुम्हें एक मासूम और भोली लड़की समझता था, पर तुम तो बहुत शातिर निकली। जिया यह सब देखकर सुन पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान उभर आई। वह गुस्से से कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यह सब कर सकती हो। इतनी मासूम शकल के पीछे इतनी साजिशें रच रही होगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर ये पैसा या स्टेटस तुम्हें चाहिए थी तो तुम मुझे बता देती, लेकिन मेरे परिवार को और मुझे धोखा क्यों दिया? क्या मिला तुम्हें? इस वक्त रुद्र के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। रुद्र को ऐसे देख जिया घबरा जाती है। वह कहती है, रुद्र जी, रुद्र जी, मेरी बात तो सुनिए। रुद्र गुस्से से कहता है, क्या सुनूं? और क्यों सुनूं तुम्हारी बात? नहीं, बताओ, क्या सुनूं?
फिर कोई झूठी कहानी अपनी भोली सी शक्ल की आड़ में सुना दोगी और मैं तुम पर विश्वास कर लूँगा। मैंने अपने कानों से तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। और फिर शंकर के पास आकर उसका गिरीबान पकड़ कर कहता है, तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और तुम यहाँ छुपे बैठे थे। पर मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी वजह से आज तुम मुझे मिल गए। पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी और तुम्हारे इस तस्वीर की तरफ इशारा कर, दोस्त की वजह से मेरे पापा की आज जो हालत हुई है, और मुझे नहीं पता था कि वह जिया भी इसका गंदा खून होगी। जिया जोर से चिल्लाकर, रुद्र जी बस कीजिए, पहले आप पूरी सच्चाई तो जान लीजिए। रुद्र भी गुस्से से चिल्लाकर कहता है, क्या जानना है सच्चाई? मैं सब जानता हूँ। ये दोनों मेरे पापा के दुश्मनों से मिले हुए थे और इन्हीं की वजह से उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था। और एक हिकारत भरी नज़र उन पर डालता है। शंकर, रुद्र बेटा, मेरी बात, खबरदार जो अपनी जुबान से मुझे बेटा कहा। कुछ नहीं सुनना है मुझे। और वह अपनी कमर के पीछे से एक गन निकालकर उसके ऊपर तान देता है। जिया यह सब देखकर घबरा जाती है। वह रुद्र के आगे हाथ जोड़ती है, ऐसा मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आपसे पाप हो जाए और बाद में आप पछताते रहें। तभी रुद्र शंकर का गिरेबान छोड़कर जिया की तरफ आता है और गुस्से से उसे एक तमाचा लगाता है। चुप रहो और अपनी गंदी जुबान से आगे से मेरा नाम मत लेना। तुम्हारा असली चेहरा यह होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ एक समझौते की शादी की थी, और उस समझौते की शादी की शर्त के अनुसार यदि तुम मुझे धोखा दोगी तो मैं तुम्हारी और अपनी शादी यहीं ख़त्म कर दूंगा। और आज मैं ये समझौते की शादी ख़त्म करता हूँ। जिया यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है, नहीं रुद्र जी, देखिए आप जल्दीबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। और अपना ये चेहरा मुझे कभी मत दिखाना। और भूल कर भी मेरे घर आने की तो गलती भी मत करना। अब जिया रोते हुए, पर दादाजी, आप उन्हें क्या कहेंगे? वो मेरे दादाजी हैं, उन्हें मैं संभाल लूँगा। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर रुद्र घूर कर उसे देखता है और उसके गुस्से से भरी आंखों को देखकर जिया अपने कदम पीछे कर लेती है। रुद्र वहां से चला जाता है। जिया जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। रुद्र जी मत जाइए, मेरी बात तो सुनिए। उसकी हिचकियां बन जाती हैं। शंकर उसके पास आकर चुप करवाते हुए कहता है, हिम्मत रखो बेटा, रुद्र को गलत फहमी हुई है। एक न एक दिन ये गलत फहमी जरूर दूर होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा, पर ये आज होगा, मैं नहीं जानती थी। और जिया ये कहकर रोने लगती है। उधर रुद्र तेजी से गाड़ी चलाता हुआ उस होटल में जाता है जहाँ उसने जिया को प्रपोज करने की प्लानिंग की थी। और वहाँ जाकर वह पूरी होटल की डेकोरेशन तहस नहस कर देता है। सारी जगह तोड़फोड़ करने के बाद वह थक कर वहीं बैठ जाता है और खुद से कहने लगता है, क्यों जिया, क्यों? क्यों तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में आई? मुझे तो लगा था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे एक बार मुझे बताकर तो देखती, तब मुझे शायद इतना दर्द नहीं होता। और वह वहाँ रखी शराब की बोतल उठा लेता है और एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाता है। इस वक्त उसके दिल में बहुत दर्द था। वह तड़फ रहा था। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और अब नशे के कारण भारी भी हो रही थीं। आज उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ दिखाई दे रहा था। उधर जिया का भी यही हाल था। शंकर उसे अब तक कई बार खाने के लिए पूछ चुका था, लेकिन हर बार जिया मना कर देती है। दर्द दोनों के ही दिलों में था, लेकिन गलतफहमियां उससे ज़्यादा थीं। अब जिया को किसी भी हालत में जल्द से जल्द दुश्मनों तक पहुंचना था, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। वह अपने पापा के और शंकर के सर पर लगा ये दाग मिटाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना था और रुद्र की गलतफहमी भी दूर कर अपना रिश्ता ठीक करना था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह वहाँ से बिना शंकर को बताए निकल जाती है और जाकर महाकाल के मंदिर में बैठ जाती है। वहाँ कुछ देर बैठे रहने के बाद वह महाकाल से प्रार्थना करती है, हे महाकाल, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। कैसे मैं इन परेशानियों से निकलूं? कैसे अपने रिश्ते को बचाऊं? कैसे दुश्मनों तक पहुंचूं?
कैसे रुद्र जी और अपना रिश्ता संभालूं? मुझे रास्ता बताइए प्रभु। जिस प्रकार माता पार्वती ने आपको पाने के लिए तपस्या की थी, अब मुझे भी अपने रुद्र जी को वापस पाने के लिए उन सभी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तो मुझे मंजूर है, पर मैं रुद्र जी को नहीं खो सकती। मैं भी उनसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनकी आंखों में खुद के लिए प्यार देखना चाहती हूँ, ना कि नफरत और गुस्सा जो मैंने आज देखा। मेरी सहायता कीजिए महादेव, सहायता कीजिए। उधर देर रात तक भी जब रुद्र घर पर नहीं पहुंचा तो अनिकेत को चिंता होती है। वह उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में दादाजी मिल जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ अनिकेत, इतने परेशान क्यों हो? अनिकेत को समझ में नहीं आता कि वह दादाजी से क्या कहे। तभी सजला जी आकर कहती हैं, कहाँ क्या जा रहा होगा? जा रहा होगा इस घर के पैसों को उड़ाने, और क्या? और मुंह बना लेती है। ऐसराज जी गुस्से से उनकी तरफ देखकर कहते हैं, चुप रहो सजला, दिखाई नहीं दे रहा वो कितना परेशान है? जरूर उसे कोई परेशानी होगी। फिर अनिकेत की तरफ मुड़कर, बताओ अनिकेत, क्या बात है? अनिकेत को समझ में नहीं आता, लेकिन वह अब सच छुपा भी नहीं सकता था। फिर भी बोलता है, दरअसल दादाजी, रुद्र और जिया अभी तक घर नहीं आए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। सजला, अरे वाह, पहले तो घर के बेटे ही घर से बाहर रहते थे, अब तो घर की बहू भी आधी आधी रात तक घर से बाहर रहने लगी। बाबूजी, आपने कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे रखी अपने बेटे बहू को? तभी रुद्र के पिता भी बाहर आते हैं और हैरानी से कहते हैं, क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ इस तरह क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? तभी अनिकेत उनके पास आ जाता है और कहता है, कुछ नहीं पापा, आप आराम कीजिए। शिव सिंह जी अनिकेत के चेहरे पर आई परेशानी की लकीरों को देखकर कहते हैं, अनिकेत, तुम जानते हो ना, तुम झूठ नहीं बोल पाते। सच सच बताओ क्या हुआ है? तभी वो कहता है, दरअसल पापा, अभी तक रुद्र और जिया का कोई पता नहीं है। मैं बस उन्हें ढूंढने जा रहा था। शिव सिंह जी चिंतित होकर कहते हैं, रुद्र इतना लापरवाह कब से हो गया? वो ऐसा तो नहीं है कि वह इतनी रात तक बिना कारण बाहर रहे। फिर आज क्या कारण हो सकता है? और जिया, क्या जिया उसके साथ है? अनिकेत, मुझे नहीं पता पापा कि जिया कहाँ है, रुद्र के साथ है या नहीं। मैंने आज दिन से रुद्र को नहीं देखा है। रुद्र आज ऑफिस से जल्दी चला गया था, जबकि आज तो कोई मीटिंग भी नहीं थी। मुझे चिंता हो रही है, इसलिए मैं बस उन्हें ढूंढने जा रहा था। उधर जिया महाकाल के मंदिर में दर्शन कर वहां से अकेले ही घर लौट रही थी, पर जिस रास्ते से वो जा रही थी वह रास्ता बहुत सुनसान था और रात भी बहुत हो चुकी थी। पर जिया को कोई होश ही नहीं था, वह तो अपनी सोच में गुम चली जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ शराबी उसे मिल जाते हैं, जो उसे देखकर फप्तियां कसने लगते हैं। अरे वाह, वह देख भाई, क्या माल जा रही है। अरे लगता है आज की रात रंगीन होने वाली है। हाय हाय, क्या चाल है। अरे मैडम, जरा हमारी तरफ भी देख लो। जिया उनकी बात सुनकर डर जाती है और उस तरफ देखती है और घबराकर वहां से तेजी से निकलने लगती है। वह आदमी भी उसका पीछा करने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिया उन्हें देखकर डर से पीछे होने लगती है कि तभी पीछे से भी एक आदमी आ जाता है। वे लोग उसे देखकर बहुत गंदी हंसी हंसने लगते हैं। जिया घबरा जाती है और उन लोगों से कहती है, मुझे जाने दीजिए, देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, और उनके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है। परंतु वह लोग केवल हंसते रहते हैं और तभी एक आदमी आकर उसका पल्लू पकड़ लेता है। जिया और ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे अपने पास एक पत्थर पड़ा दिखाई देता है। वह उस आदमी को धक्का देती है और तेजी से घूमकर वह उस पत्थर को उठाकर उनमें से एक के सर पर मार देती है और वहां से भाग जाती है। वो आदमी अपना सर पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, पकड़ो उसे। वह लोग भी पकड़ो साली को, बड़ी होशियार बनती है, और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी जिया एक गाड़ी के आगे आ जाती है और वह बिना ये देखे कि गाड़ी में कौन है, वह उस गाड़ी के शीशे पर जोर से थपथपाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। वह लगातार उस गाड़ी वाले से मदद मांगती है। तभी गाड़ी में बैठा शख्स अपनी कार के शीशे नीचे करता है। उस व्यक्ति को देखकर जिया हैरान हो जाती है। वह कोई और नहीं, रुद्र था। रुद्र की आंखें इस वक्त बहुत ज़्यादा लाल और नशे से बोझिल हो रही थीं। तभी चारों ओर ठंडी हवा चलने लगती है और रुद्र की आंखों में अपने लिए नफरत की जगह
जिया को बेशुमार प्यार दिखाई देता है और वह उसकी आंखों में कुछ देर के लिए खो जाती है। वहीं रुद्र भी अपने सामने जिया को देखकर कुछ देर के लिए अपना गुस्सा भूल जाता है, लेकिन तभी पीछे से वे आदमी आ जाते हैं और उनकी आवाज़ से रुद्र होश में आता है। जिया को देखकर सारी बातें उसे फिर से याद आ जाती हैं और वह जिया की ओर से गुस्से से मुंह फेर लेता है। तब तक जिया भी अपने होश में आती है और कहती है, प्लीज़ रुद्र जी, मुझे बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। तभी रुद्र अपनी नज़र जिया से हटाकर एक नज़र उन लोगों को देखता है और पता नहीं क्या सोच वह जिया को धक्का देकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। जिया पीछे मुड़ जाती है और उस गाड़ी को देखती रह जाती है। तब तक वह जिया की ओर नज़दीक आ जाते हैं और फिर से उसे घेर कर कहते हैं, अब कौन बचाएगा तुझे। तभी एक आदमी उसके नज़दीक आकर कहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रही थी, मुझे मारेगी तू, रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। और ऐसा कहकर वह ज़ोर से हंसता है और अपने हाथ उसकी साड़ी की तरफ बढ़ाता है। जिया इस वक्त बहुत डरी हुई थी और जो उसके साथ होने वाला था उसे सोचकर वह और ज़्यादा डर जाती है। डर के कारण वह अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी एक ज़ोरदार लात उस व्यक्ति को पड़ती है जो जिया की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। आवाज़ सुनकर जिया अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि एक आदमी उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था और जब वह पास जाकर देखती है तो पाती है वह कोई और नहीं, रुद्र था। रुद्र उसे मारते हुए कह रहा था, मेरी जिया को हाथ लगाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। ये कहकर वह लात घूंसों को उस पर बरसाने लगा। तब तक और आदमी भी आकर उसको घेर लेते हैं, लेकिन रुद्र उन सबसे लड़ने लगता है और उनको बुरी तरह पीट देता है। तभी एक आदमी रुद्र के पीछे से उस पर वार करने वाला ही होता है कि तभी जिया भी अपने हाथ में डंडा ले लेती है और उस आदमी के सर पर तेजी से वार कर देती है। वह आदमी वहीं गिर जाता है। रुद्र और जिया सबको मारकर भगा देते हैं। जब सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं तभी रुद्र वहीं बैठा हाँफने लगता है। उसे भी कुछ चोटें लगी थीं। जिया उसके पास बैठकर उसकी चोटों को देखने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती है, रुद्र अपना हाथ झटके से उसके हाथ से खींच लेता है। कोई ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की, पर रुद्र जी, आपको चोट कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह उठने लगता है, लेकिन लड़खड़ाकर वापस गिर जाता है। जिया उसे संभालने लगती है, तभी एक गाड़ी और वहाँ जाती है। उन्हें देखकर रुक जाती है। जिया वहाँ जाती है ताकि उसे कुछ मदद मिल सके, पर तभी उसे अनिकेत नज़र आ जाता है। अनिकेत भी उन दोनों को सड़क पर बैठा देखकर उनके पास आ जाता है। क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? और रुद्र की हालत देखता है। रुद्र, रुद्र, क्या हुआ तुम्हें? और जिया की तरफ मुड़ता हुआ कहता है, क्या हुआ इसे? जिया उसे सारी बात बता देती है। तभी अनिकेत रुद्र को संभाल कर खड़ा करता है, लेकिन ज़्यादा नशा होने के और लड़ने के कारण रुद्र बेहोश हो चुका था। अनिकेत उसे गाड़ी में पीछे लिटा देता है। अनिकेत भी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और जिया को भी गाड़ी में रुद्र के साथ बैठने के लिए कहता है। जिया कुछ सोचते हुए वहीं खड़ी हो जाती है। तब अनिकेत कहता है, क्या हुआ जिया, बैठो ना गाड़ी में, घर चलते हैं, दादाजी परेशान हो रहे होंगे। अब जिया ना तो उसे कुछ बता पा रही थी, न उसे कुछ समझ आ रहा था, पर रुद्र की हालत देख वह चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है और अंदर बैठे रुद्र का सर अपनी गोद में रख लेती है। उसकी हालत देखकर जिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आज उसे सच में अपने और रुद्र के प्यार और दर्द का एहसास हो रहा था और उसकी आंखों से कुछ बूंदें निकलकर रुद्र के गालों पर गिर जाती हैं, जिससे रुद्र की आंखों से भी पानी आने लगता है। वह नशे की हालत में बड़बड़ाने लगता है, क्यों मुझे धोखा दिया तुमने? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। पर उसकी आवाज़ इतनी धीरे थी कि सिर्फ जिया ही उसे सुन पा रही थी। जिया रुद्र की हालत देखकर उसका दोषी खुद को समझने लगती है और अपने मन में कुछ फैसला लेकर मन ही मन कहती है, मुझे पता है रुद्र जी कि हमारी शादी समझौते की शादी है, लेकिन आपके दुश्मनों का पता लगाने के बाद और अपने पापा के माथे से ये कलंक मिटाने के बाद मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। अब आपको इस तरह दुखी नहीं होना पड़ेगा। और वह अपने ख्यालों से बाहर तब निकलती है जब गाड़ी अब घर के बाहर रुकती है। अनिकेत, जिया उतरो, घर आ गया। जिया अपने ख्याल से बाहर आती है और घर को देखकर उसे रुद्र की बात याद आती है। मेरे घर में कदम भी मत रखना,
तभी अनिकेत उसे एक बार फिर बोलता है, जिया ध्यान कहाँ है तुम्हारा, उतरो, घर आ गया। जिया अपनी सोच से बाहर आती है और गाड़ी से उतर जाती है। अनिकेत भी रुद्र को सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतार लेता है और अंदर ले जाता है। अंदर सब परेशान हो रहे थे कि आखिर इतनी रात को जिया और रुद्र कहाँ रह गए। अनिकेत भी उन्हें ढूंढकर अभी तक नहीं आया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। एक नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है। अनिकेत रुद्र को लेकर आ रहा था। रुद्र की हालत देखकर सभी लोग फौरन दौड़कर वहां जाते हैं और उसे संभालने लगते हैं। जिया भी अपने ख्यालों में गुम धीरे धीरे अंदर आ रही थी। तभी यशराज जी कड़क आवाज में उससे बोलते हैं, इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ थे? फिर अनिकेत की तरफ देखकर कहते हैं, ये दोनों तुम्हें कहाँ मिले और रुद्र की ये हालत किसने की है? जवाब दो अनिकेत। अनिकेत नौकर से बोलता है, आप लोग रुद्र को पहले उसके कमरे में लेकर जाएं, उसे आराम की ज़रूरत है। फिर घर वालों की तरफ मुड़कर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, पहले इसे लेकर कमरे में छोड़ आऊँ। जिया अभी भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसे छोड़ने के बाद वह हॉल में आ जाता है। तब सब अनिकेत से पूछते हैं, आखिर रुद्र की हालत कैसे हुई? अनिकेत उन्हें बताता है कि कैसे जिया और रुद्र से मिले। फिर जिया की तरफ मुड़कर यशराज जी बोलते हैं, जिया तुम इतनी रात को वहाँ क्या कर रही थी और तुम लोग थे कहाँ? जिया को समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। वो झूठ कह देती है और बोलती है कि वह लोग महाकाल के मंदिर गए थे और वहाँ से लौटते उनकी गाड़ी खराब हो गई और कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, इसलिए देर हो गई। तभी अनिकेत शक भरी नज़रों से जिया से कहता है, तो फिर रुद्र नशे में क्यों है? अब जिया को समझ में नहीं आता कि वह क्या कहे। तभी उसे एकदम से कुछ याद आता है। वह कहती है, दरअसल महाकाल के मंदिर में इन्होंने भांग वाली ठंडाई पी ली थी, इसलिए, और अपनी नज़रें झुका लेती है। तभी सजला जी आकर कहती हैं, आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं बाबूजी, करना तो इनको वही होता है जो इनके मन में होता है। बहुत छूट दे रखी है वैसे बाबूजी आपने अपने घर की बहू को। रात रात भर इस तरह घर से गायब रहना हम जैसे अच्छे खानदानों के लोगों को शोभा नहीं देता। यशराज जी, बस करो सजला, वह अपने पति के साथ थी, समझी? बोलने से पहले थोड़ा सोचा तो करो। सजला, पति के साथ थी तो भी घर में किसी को तो बताना चाहिए था ना। बिना किसी को बताए इस तरह चले जाना कहाँ की समझदारी है? अभी किसी को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते हम? और आपके दामाद तो अपने बेटे बहू को इस तरह घर से बाहर रात गए निकलने नहीं देते, और जहाँ भी मेरे बच्चे जाते हैं वहाँ सबको बताकर जाते हैं। बहुत संस्कारी हैं हमारे बच्चे। यशराज जी गुस्से से कहते हैं, मौके की नज़ाकत को देखकर बोला करो। देख नहीं रही अभी घर के हालात कैसे हैं? तुम भी जानती हो और जिया भी देखो कैसे घबराई हुई है, और तुम ये सब बोल रही हो। सजला जी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती हैं और कहती हैं, जैसी आपकी मर्जी, आपके बच्चे, मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली। जिया जाओ, तुम भी आराम करो। यशराज जी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब भी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं शिव सिंह जी भी रुद्र की हालत देखकर परेशान थे। वो भी बिना कुछ कहे चले जाते हैं। अनिकेत अपने कमरे में आ जाता है। नन्ही उस वक्त अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर आकर बैठी ही थी। तभी अनिकेत सीधा आकर उसकी गोद में अपना सर रख आंखें बंद कर लेता है। नन्ही, क्या हुआ? बहुत परेशान हो? अनिकेत, परेशान तो हूँ। नन्ही, क्या हुआ? अनिकेत, समझ नहीं आ रहा कि कान्हा को क्या हुआ है। इतना परेशान तो मैंने उसे आज तक कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में आज मैंने बहुत उदासी देखी। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। नन्ही, आप परेशान मत होइए। कल जब भैया को होश आएगा तब आप उनसे पूछ लीजिएगा, वह आपको जरूर सब कुछ बता देंगे। अनिकेत, हाँ कह तो तुम सही रही हो। फिर वह उठकर सीधा बैठ जाता है और नंदी की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है नंदी, मैं तुम्हें आजकल समय नहीं दे पा रहा, इसके लिए तुम मुझे माफ करना। नंदी प्यार से उसके गाल को छूकर कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अनिकेत उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, इतनी समझदार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। और फिर अपने कमरे की लाइट बुझाकर नन्ही को अपने करीब कर लेता है। फिर धीरे धीरे अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह थक जाता है और नन्ही की ओर देखता है। नन्ही थक कर सो गई थी।
वह एक नज़र उसके शरीर पर डालता है और एक प्यारी सी मुस्कान लेकर उसके माथे को चूमकर एक चक्कर उस पर डाल देता है और उसे बाहों में लिए वो खुद भी सो जाता है। सुबह का वक्त आर्मीनिशन में आज एक नया तूफान आने वाला था। रुद्र को होश आता है। वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। तभी उसे कल जो भी हुआ वो सब याद आने लगता है। वह अपने सिर को पकड़े हुए था और जिया के बारे में याद आते ही उसे फिर गुस्सा आने लगता है। वह झटके से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वह अपने कमरे में है। अपने सर को पकड़े वह याद करने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ आया कैसे, क्या हुआ था उसे। उसे केवल यही याद था कि जिया के पास से वह उस होटल गया और उसके बाद यहाँ कैसे आया वो सब भूल गया था। वह दिमाग पर जोर डाल याद कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सोफे पर पड़ती है और उसे वहाँ जिया नज़र आती है। वह ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? कल इतना सब सुनने के बाद भी तुम इतनी बेशर्म निकली कि घर तो घर, तुम मेरे कमरे में आ गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम मेरे घर में कभी नहीं आओगी। ऐसा कहकर वह वहाँ रखा बांस ज़मीन पर फेंक देता है। जिया पहले ही उसके चिल्लाने से डर चुकी थी और बांस टूटने की आवाज़ से वह घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। बोलती है, रुद्र जी, मैं। रुद्र, चुप हो जाओ। तुमसे कहा था ना, तुम जबान से मेरा नाम नहीं लोगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। उसे पहले ही पता था कि जब रुद्र को होश आएगा तब ऐसा कुछ होगा, लेकिन वह उसे देखकर इतना गुस्सा हो जाएगा यह जिया को नहीं पता था। उसे लगा था कि शायद रुद्र का गुस्सा सुबह तक कुछ कम हो जाएगा और वह उसे सब कुछ समझा पाएगी, पर वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। जिया उसकी आवाज़ सुनकर डर जाती है। रुद्र के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी घरवाले उसके कमरे में आ जाते हैं। अनिकेत, क्या हुआ रुद्र, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? रुद्र चिल्लाकर कहता है, इस लड़की को अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकाल दो। ये लड़की धोखेबाज है। यशराज जी, रुद्र, रात का नशा उतरा नहीं तुम्हारा? तुम होश में तो हो? तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी पत्नी है। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? रुद्र, दादाजी, आप नहीं जानते कि यह कितनी बड़ी धोखेबाज है। यह उस आदमी की बेटी है जिसके कारण मेरे पापा की यह हालत हुई। और तो और यह उस शंकर से भी मिली हुई है जिसे हम आज तक ढूंढ रहे थे। शिव सिंह जी, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? रुद्र, पापा, यह उस मदन सिंह की बेटी है। उस इंसान का खून दौड़ रहा है इसके शरीर में। अरे धोखा और फरेब तो इनके खून में ही है। तभी तो इसने मुझे धोखा देने में एक सेकंड नहीं लगाया। जिया यह सब सुनकर एक कोने में खड़ी रोने लगती है। उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके पिता को कोई इस तरह बेइज्जत करे। वह रोते हुए कहती है, बस कीजिए रुद्र जी। तभी शिव सिंह जी थोड़ा गुस्से में कहते हैं, रुद्र, यह तुम्हें किसने कहा कि मदन सिंह और शंकर इन सब में शामिल थे? रुद्र, यह सबको पता है पापा। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप कोमा में थे तब सारे सबूत इन लोगों के खिलाफ थे। इन्होंने आपके साथ धोखा किया था और ये आपकी उस फाइल के पीछे पड़े थे। शिव सिंह जी गुस्से में, बस कीजिए रुद्र, ये तुम्हारी गलत फहमी है। रुद्र, मदन ने और शंकर ने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया। रुद्र, आपको पता नहीं पापा, पर उन्होंने आपकी आंखों में धूल झोंकी है। आपके साथ विश्वासघात किया है। वो आपके दुश्मनों के साथ मिले हुए थे। तभी यशराज जी बीच में कहते हैं, यह तुमसे किसने कहा? और तुम तो बहुत छोटे थे उस वक्त, तो तुम्हें यह सब कैसे पता? हमने तो इसके बारे में कभी जिक्र नहीं किया। तभी अनिकेत बोलता है, दादाजी, वो यह सब हमें बुआ जी ने बताया। इतना कहते ही सबकी नज़र एक साथ सजला पर चली जाती हैं। सजला एकदम से सकपका जाती है और कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, वही लोग थे इन सब के पीछे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। शिव सिंह जी, पर तुम उस वक्त कहाँ थीं? तुम तो शहर से बाहर थीं और जब तुम्हें पता था तो तुमने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई? सजला, मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले आप चले गए थे। शिव सिंह, ये बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने कभी मेरे साथ धोखा नहीं किया था, बल्कि मेरे कारण उसकी जान गई थी। अच्छी तरह याद है मुझे, जब पहली गोली मुझ पर चली थी तो वह मदन सिंह ही था जिसने वो गोली अपने ऊपर ले ली थी। यह कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आगे कहते हैं, मेरा सबसे विश्वासपात्र और भरोसेमंद साथी था वह। यह जानते हुए भी कि उसकी दो दो बेटियां हैं, उसने अपनी बेटियों की परवाह न करके सबसे पहले मेरी परवाह की थी।
मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में यह जहर किसने भरा, लेकिन सच यही है कि उस दिन मेरे नाम की सबसे पहली गोली उसने अपने सीने पर खाई थी। यह सुनकर जिया की आंखें बरसने लगती हैं और वह वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे रोता देखकर यशराज जी उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, तुम चिंता मत करो बेटा, मुझे पता है कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। तभी रुद्र कहता है, चलो मान लिया मदन सिंह ने आपके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन शंकर, शंकर को मैं इतने साल से ढूंढ रहा था, फिर वह मेरे सामने क्यों नहीं आया, क्यों मुझसे हमेशा बचता रहा। और ये लड़की उसे जानती थी, उससे मिलती थी, लेकिन इसने कभी कुछ नहीं बताया। यशराज जी, गुस्सा, तुम्हारा गुस्सा रुद्र, जिया जानती होगी, लेकिन उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वह जानती थी जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम बिना सोचे समझे उसे पकड़ लोगे और उसके साथ अच्छा तो बिल्कुल नहीं करोगे। और फिर यशराज जी कुछ ऐसा कहते हैं जिससे उन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। मैं जानता था कि जिया कौन है। तुम क्या सोचते हो, मैंने तुम्हारी और उसकी शादी ऐसे ही करवा दी? मैंने उसके बारे में जानकारी निकाली। मैं शुरू से लेकर अब तक सब बातें जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि, फिर रुककर कहते हैं कि मैं यह भी जानता हूँ कि वह शंकर से मिलने जाती थी, पर उसका इरादा गलत नहीं था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। सभी को यह सुनकर झटका लगता है, पर जिया चुप खड़ी थी। वहीं रुद्र तो जैसे सुन पड़ गया था। वह आगे कहते हैं, उसका इरादा गलत नहीं था, वह भी इस घर के दुश्मनों को ढूंढना चाहती थी और अपने पिता के सर पर लगा इल्ज़ाम हटाना चाहती थी। वह यह भी जानती थी कि तुम उसके पिता से नफरत करते हो, पर तुमने कभी सोचा है रुद्र, यह लड़की इतने अमीर परिवार में आने के बाद भी इसने एक पैसा भी इस घर से अपने फ़ायदे के लिए नहीं लिया। चाहती तो यह भी आराम से रह सकती थी। क्या मतलब था इस परिवार के दुश्मनों को ढूंढने का? लेकिन अपनी सुविधाओं को छोड़कर इसने उस रास्ते को अपनाया जहाँ इसे सिर्फ कांटों और तुम्हारे गुस्से के अलावा कुछ नहीं मिलना था। तुमसे शादी करने की इसकी सिर्फ एक शर्त थी, इसकी बहन को सुरक्षित रखना और दुश्मनों के हाथों आने से बचाना, क्योंकि जिस रास्ते ये पगली चली थी, इसे पता था कि दुश्मन इसकी बहन को मोहरा बना सकते हैं। तुम क्या समझते हो, उस होटल में जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ? तुम कुछ नहीं समझते रुद्र। रुद्र सांस रोके सब सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी सब जानते हैं। यशराज जी, तुम कुछ नहीं जानते रुद्र, पर मैं तुम्हारा बाप का बाप हूँ। मुझे सब कुछ पता है। मैं अपने खानदान में ऐसे ही किसी को नहीं ले आता। इस बूढ़ी आंखों ने अपनों को पराए और पराए को अपने होते देखा है। और मुझे एक बात बताओ, क्या सच्चाई जानने के बाद तुम इसे अपनाते? रुद्र गर्दन नीचे किए बस सुन रहा था। यशराज जी, नहीं अपनाते, इसलिए मैंने तुम पर दबाव बनाया कि तुम इससे शादी करो, जिससे यह बच्ची इस घर में सुरक्षित रह सके। इस बच्ची के पीछे भी बहुत से दुश्मन पड़े हैं। सब भेद खुलता देख सजला वहाँ से चुपचाप खिसक जाती हैं और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। इधर जैसे जैसे यशराज जी कह रहे थे, वैसे वैसे जिया और रुद्र की आंखें हैरानी से फैल रही थीं। जिया खुद भी नहीं जानती थी कि दादाजी उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वह आगे कहना चालू करते हैं, तुम जानते हो इसकी सौतेली माँ ने इस पर कितना अत्याचार किया। अनिकेत, तुमने तो पता लगा ही लिया होगा, लेकिन इस लड़की ने कभी भी अपने आप को झुकने नहीं दिया। इसने हर संभव मेहनत करी और अपनी बहन का इलाज कराने की कोशिश में लगी रही, लेकिन उस रात जब वह होटल में फंसी, तब इसकी किस्मत अच्छी थी कि यह गलती से रुद्र के कमरे में पहुंच गई। और दूसरी तरफ हमारे कुछ दुश्मनों ने रुद्र को बदनाम करने की साजिश रची थी, लेकिन मैंने मेरे आदमियों को रुद्र पर नज़र रखने के लिए लगा रखा था। मेरे आदमी उस वक्त वही थे और उन्होंने उस लड़की को रोक लिया और इधर कुछ गलत फहमी के चलते जिया उसके कमरे में पहुंच गई। रुद्र की आंखें फिर बड़ी हो जाती हैं। वो तो अब तक उन लोगों का पता लगा रहा था, तो क्या दादाजी आप मुझ पर नज़र रखवाते हैं? यशराज जी, हाँ बिल्कुल, मैं तुम पर नज़र रखवाता था। मैं जानता था तुम्हारा गुस्सा तेज है और तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है। हमारे परिवार के दुश्मन कम नहीं है और उसके बाद जो कुछ हुआ, उन सब के बाद जिया अपनी बहन को लेकर वह शहर छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ आ गई। अगर उसे कुछ चाहिए होता तो वह तुमसे उसी वक्त ले लेती और कोई भी इल्ज़ाम तुम पर लगा देती, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि यह तो खुद वहाँ फंसी हुई थी। उसके ऊपर अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी भी थी। ये चाहती तो तुमसे उसी वक्त रुपए ले लेती या तुम्हें ब्लैकमेल करती, पर इसने तुमसे एक शब्द भी नहीं कहा
और चुपचाप वहाँ से आ गई। तुम जानते हो इसके साथ क्या हो सकता था? क्या इसे उस हादसे के बाद कोई अपनाता? इसकी बहन के साथ सब लोग अच्छा व्यवहार करते। एक बिन माँ बाप की बच्ची दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाती। क्या इसकी सुनवाई होती? इसे कैसी कैसी नज़रों से देखते, ये तुम अच्छे से जानते हो। यह वहाँ से तो आ गई, लेकिन वह मैनेजर अपने हाथ से सोने की चिड़िया निकलती देख इसके पीछे अपने आदमी को लगा दिया था, और उन्हें रोकने का काम मेरे आदमियों ने किया था, क्योंकि कुछ हद तक जिया के बारे में मुझे पता चल चुका था। रुद्र चुपचाप यह सुन रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिया की कहानी किसी और नज़रिए से भी देखी जा सकती थी। वह तो अब तक सिर्फ एक ही नज़र से उसे देख रहा था, जबकि दादाजी ने आज उसकी सच में आंखें खोल दी। जिया भी हैरानी से सब सुन रही थी। कहती है, पर दादाजी, आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? वहीं असराज जी मुस्कुराकर कहते हैं, तुम जानती हो तुम्हारे पिता ने तुम दोनों बहनों को एक लॉकेट दिया था। जिया, हाँ यशराज जी, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? जिया, पता नहीं दादाजी, मैं काफ़ी दिनों से उसे खोज रही थी, पर वह मुझे नहीं मिला। शायद वह मुझसे कहीं खो गया। वह मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। कहते कहते वह उदास हो जाती है। तभी वह हैरानी से दादाजी की तरफ देखकर कहती है, पर आपको लॉकेट के बारे में कैसे पता? तभी असराज जी जेब से वह लॉकेट आगे कर कहते हैं, क्या यही है? वह ओम का एक लॉकेट था जो सोने का था। वह बोलती है, हाँ। तभी शिव सिंह जी कहते हैं, यह तो यह तो वही लॉकेट है पिताजी, जो मैंने मदन सिंह को दोनों बेटियों के जन्म पर उसे गिफ्ट किया था। यशराज जी, यह हमारे खानदानी डिजाइन में से एक है, इसलिए मैंने इस लड़की को पहचान लिया। यह हमारे कुछ खास लोगों के पास ही होते थे। तो जब जिया वहाँ से भागी, तब इसका लॉकेट गिर गया था, और मेरे आदमी ने उसे उठाकर इसकी पहचान की थी। तब से मैंने इसके पीछे अपने आदमी लगा दिए थे, और उस दिन जब यह मुझे मिली, उस वक्त मैंने यह सब नाटक किया था, जिससे मेरे तक पहुँच सके। जिया और रुद्र दोनों इस बात से चौंके हुए थे। ये खेल उनके साथ तब से खेला जा रहा था, जब दोनों ही इस बात से अनजान थे। दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने क्या सोचा कि यह सब अपने आप ही हो रहा है? फिर उन्होंने आगे कहना चालू किया, अब मुझे कैसे भी करके रुद्र और तुम्हारी शादी करानी थी, इसलिए मैंने सारा नाटक रचा और जिया को इस घर की बहू बना लाया। जिया के बारे में उसके बाद भी बहुत कुछ पता लगाना था, इसलिए मैं धीरे धीरे उसके बारे में पता लगाता रहा, और तसल्ली करने के बाद तुम्हारी शादी से करवा दी। तुम जानते हो, वह मैनेजर आज भी इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। पर रुद्र, तुम इससे इतनी नफरत करते होगे, ये मैंने सोचा नहीं था। जिया ने बहुत कुछ सहा है बेटा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग रिश्तों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। जिया भी उन्हीं में से है। यह पैसा, यह जायदाद इसके लिए मायने नहीं रखती। ये बच्ची बचपन से प्यार के लिए तरसी है। इसे सिर्फ प्यार चाहिए। कभी इसकी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें गहरी उदासी दिखाई देगी। मैंने महसूस किया है, तो तुम तो उसके पति हो, तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या इसकी उदासी? आज इसकी जो भी हालत है, वह सिर्फ हमारी वजह से, बल्कि इसके गुनहगार तो हम लोग हैं। नहीं दादाजी, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को दोस्त मत दीजिए। जिया बोली। रुद्र यह सब सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। शिव सिंह जी उसे कहते हैं, बेटा मैं जानता हूँ तुम उन सब बातों को लेकर बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी को समझने की ज़रूरत है। अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अपने रिश्ते को खोने मत दो। तभी अनिकेत बीच में बोलता है, पर दादाजी, जब आपको सब पता था और आपको यह भी पता था कि हम जिया के बारे में खोजबीन कर रहे हैं, तब आपने हमें क्यों नहीं बताया? यशराज जी, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद इस सच्चाई तक पहुंचो, और जहां तुम लड़खड़ाते वहां मैं तुम्हें सहारा देता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकलोगे, और तुमने उस दिन से इस लड़की के बारे में गलतफहमी अपने दिल में बैठा रखी है। जब यह तुमसे पहली बार मिली थी, तुम लोग गलत दिशा में जा रहे थे और इसको गलत ही मान रहे थे, जबकि मैंने दोनों पहलुओं को देखकर सच्चाई जानी। यह कहकर सब उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इधर रुद्र को सारी सच्चाई जानकर गहरा सदमा लगा। वहीं जिया भी आज बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी कि उसके पिता के माथे से यह कलंक मिटा तो सही। तभी जाते जाते शिव सिंह जी जोर से कहते हैं, बेटा शंकर को यहाँ ज़रूर बुलाना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिया, ठीक है पापा। शिव जी वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र जिया से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है,
वहीं जिया भी उठकर वहाँ से चली जाती है और किचन में आ जाती है और वहाँ आकर वह अपने आप को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। तभी नंदनी वहाँ आ जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, जिया परेशान मत हो, अब सब ठीक हो जाएगा। जिया उसके गले लग जाती है और कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर रोने के बाद वह खाने की तैयारी करने लगती है। वहीं रुद्र भी अपने कमरे में बैठा था, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह जिया का सामना कर सके। तब अनिकेत उसके कमरे में आकर कहता है, बताना तो चाहिए था रुद्र, इतनी बड़ी गलती हो गई हमसे। दादाजी सही कहते हैं, हम गलत फहमी के शिकार थे। जिया तो हर कदम पर हमारा साथ दे रही थी। आखिर वह भी तो हमारी तरह मुसीबतों की मारी है, फिर भी हमने उसे गलत समझा। रुद्र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मैं उसे समझा ही नहीं। मैं सच में उसे नहीं समझा। उससे प्यार करने के बावजूद भी मैंने उस पर शक किया। यह मुझसे कैसा पाप हो गया महादेव। रुद्र और अनिकेत कमरे में बैठे खुद को जिया का कसूरवार मान रहे थे। रुद्र रोते हुए कहने लगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जिया पर शक करके और उसे गलत समझकर। उस दिन के बाद जिया बहुत कम रुद्र के सामने आने लगी थी। वहीं रुद्र भी जिया का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों के बीच एक अनकही खामोशी छा गई थी। रुद्र उससे बात करने के बहाने ढूंढता था, लेकिन जिया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती थी। उधर जिया के मन में भी लगातार यही चल रहा था कि रुद्र से नफरत करने लगा है और अगर वह कुछ भी बोलेगी तो रुद्र से गलत ही समझेगा। दोनों अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे, लेकिन कोई भी बात करके उन गलतफहमी को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब भी जिया रुद्र को देखती तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं और वह वहाँ से दूर चली जाया करती थी। यह बात रुद्र भी महसूस कर रहा था कि जिया उसे अनदेखा कर रही है। उसका मन करता था कि वह जिया के आंसू पोंछे, लेकिन शायद वह यह हक खो चुका था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दोनों की रातें सिर्फ करवटें बदलने में या एक दूसरे को निहारने में बीतती थीं, लेकिन दोनों ही इस बात से अनजान थे। रुद्र माफ़ी मांगना तो चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि उसने जो गलती की है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। उसने जिया का दिल दुखाया है और जिया उसे आसानी से माफ़ नहीं करेगी। इसलिए अब रुद्र ऑफिस से भी लेट आया करता था, जिससे उसे जिया का सामना न करना पड़े और जिया के उठने से पहले ही वहाँ से चला जाया करता था। वहीं जिया ये सोचकर रह जाया करती थी कि शायद रुद्र उससे अभी भी नफरत करता है, इसलिए उसके सामने नहीं आता। इस तरह एक महीना बीत जाता है, लेकिन जिया ने इस एक महीने में रुद्र की एक झलक भी नहीं देखी, जबकि रुद्र की पूरी रात जिया को देखने में और मन ही मन उससे माफ़ी मांगने में निकल जाया करती थी। तभी एक दिन रुद्र ऑफिस से जल्दी घर आ गया और सीधा बाथरूम में घुस गया। जिया घर का काम निपटाकर अपने कमरे में आई तो बिस्तर गंदा देखकर बिस्तर साफ करने लगी। तभी बाथरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ से जिया चौंक कर उस तरफ देखी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि घर में उसके अलावा कोई नहीं है। रुद्र अभी इस वक्त ऑफिस से नहीं आता है, तो फिर उसके बाथरूम में कौन हो सकता है। अभी वह सोच ही रही थी कि रुद्र अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछता हुआ बाहर निकला। उसने अपने शरीर पर सिर्फ लोअर पहन रखा था और अपने गीले बालों को पोंछता हुआ इस वक्त वह किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ऊपर से उसकी फिट बॉडी देखने वाले को अपनी तरफ बांध ले। फिर जिया ने तो इतने दिनों बाद रुद्र को देखा था। वह एकटक उसे देखने लगी। लग रहा था जैसे वह एक महीने की कसर एक मिनट में पूरा करना चाहती हो। उसे देखते ही उसकी आंखों में पानी झिलमिलाने लगा। वहीं रुद्र ने जब अपना तौलिया नीचे रखा तो उसकी नज़रें भी जिया से टकरा गईं। वह भी एकटक जिया को देखने लगा। रुद्र और जिया धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे कि तभी रुद्र का फ़ोन बजने लगा, जिसकी आवाज़ से वह दोनों होश में आते हैं। जिया वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पलटती है, रुद्र फ़ोन काट कर पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने दिनों बाद रुद्र का स्पर्श पाकर जिया के मन में टीस सी उठती है, पर वहीं उसका दिल उसके छूने से पिघलने लगता है। जिया को लगता है कि काश यह पल यहीं थम जाए, काश रुद्र उसे अपने सीने से लगा ले। तभी रुद्र ना जाने कैसे और उसके दिल की बात समझ जाता है और झटके से उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। रुद्र के शरीर से आती भीनी खुशबू उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी और अब उसका सब्र का बांध टूट चुका था। वह बेतहाशा रोए जा रही थी और रुद्र उसके सिर को सहलाया जा रहा था, लेकिन उनके बीच की खामोशी अभी भी वैसी की वैसी ही थी। कुछ देर ऐसे ही रोने के बाद
जिया उससे अलग होती है और जाने लगती है। तभी रुद्र उसे आवाज़ देकर कहता है, जिया। इतने दिनों बाद रुद्र के मुंह से अपना नाम सुनकर जिया खुश हो जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर वहीं रुक जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी रुद्र कहता है, जिया, मेरे कपड़े निकाल दो। वह गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलती है और उसके कपड़े निकालने लगती है। रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उससे और क्या बोले। वह तो बस उसे अपने सामने कुछ देर और रोकना चाहता था। वहीं जिया सोच रही थी कि वह रुद्र से शिकायत करेगी, क्यों इतने दिन वो उससे दूर रहा। पर अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि रुद्र की नज़रों में अब भी वो गलत ही है। तभी रुद्र के फ़ोन पर वकील का फ़ोन आता है और रुद्र उससे बात करने लगता है। हाँ बोलिए वकील साहब, आज कैसे याद किया? उधर से वकील कहता है, सर, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म होने में सिर्फ 1 महीना ही बचा है। क्या आप इसे दोबारा रिन्यू कराना चाहते हैं? रुद्र कहता है, नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराना चाहता। 1 महीने बाद यह वैसे भी ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हम लोगों के रास्ते अलग अलग हैं। यह सुनकर जिया को एक झटका लगता है और उसके हाथों से रुद्र के कपड़े गिर जाते हैं और उसकी आंखों में एक बार फिर पानी की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं और उसे धक्का सा लगता है। वह सोचने लगती है, अभी कुछ पल पहले उसके साथ जो हुआ वह सच था, या अब जो रुद्र कह रहा है वह सच है। क्या वह केवल सपना था या फिर यह हकीकत क्या है मेरी ज़िंदगी की? वह अभी उस पल से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे एक नया झटका लगता है, जब रुद्र एक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दोनों के रास्ते अलग अलग होने की बात कर रहा था। जिया मायूस हो जाती है और उसके कपड़े वहाँ बिस्तर पर रखकर वहाँ से तेज़ी से निकल जाती है। उधर रुद्र फ़ोन रखकर जैसे ही उधर पलटता है तो देखता है कि जिया वहाँ नहीं है। वह फिर निराश हो जाता है, पर वह चाह कर भी वह जिया को वापस नहीं बुला पाता और अपने कपड़े बदल कर वापस ऑफिस के लिए निकल जाता है। जिया किचन में जाकर रोने लगती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन किसी प्राइवेट नंबर से आ रहा था। यह देखकर जिया पहले तो हैरान हो जाती है और फिर जल्दी से उस फ़ोन को उठाती है। उधर से कुछ कहा जाता है, जिससे जिया ज़ोर से चीखती है, नहीं, और वहीं गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुन नंदनी वहाँ आती है और जिया को इस तरह गिरा देखकर उसे उठाती है, पर जिया नहीं उठती। वह ज़ोर ज़ोर से सबको आवाज़ लगाती है। तब तक अनिकेत और दादाजी वहाँ आ जाते हैं। अनिकेत जिया को उठाकर सोफे पर लेटाता है और उसके चेहरे पर पानी की छींटें डालता है। जिया बेहोशी में बड़बड़ाने लगती है, मेरी रिया को बचा लो, मेरी रिया को कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रिया, रिया, और चिल्लाकर झटके से उठ जाती है। तभी दादाजी उससे पूछते हैं, क्या हुआ जिया, तुम क्यों चीखी और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? जिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह दादाजी की तरफ देखकर कहती है, दादाजी, किडनैप कर लिया वो रिया को किसी ने। सभी चौंक जाते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या रिया का किडनैप हो गया है? हाँ दादाजी, रिया का किडनैप हो गया है और उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए के लिए कहा है। मैं कहाँ से लेकर आऊँगी इतना पैसा? ये कहकर वह रोने लगती है। यशराज जी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। ऐसा कह वह फ़ोन निकालते हैं। तभी जिया उनका हाथ रोक देती है और कहती है, नहीं नहीं दादाजी, पुलिस को फ़ोन करने के लिए उसने मना किया है, वरना वह मेरी बहन को मार डालेगा। सभी लोग चिंता में पड़ जाते हैं। तभी अनिकेत कहता है, और क्या कहा उसने? जिया कहती है, उसने केवल मुझे काली पहाड़ी के नीचे जो मंदिर बना है वहाँ बुलाया है और कहा है कि अकेले ही आना, वरना वह मेरी बहन को मार देंगे। प्लीज़ भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को बचा लीजिए। तब तक रुद्र भी वहाँ आ जाता है। वह एक फ़ाइल भूल गया था जिसे लेने वह वापस आया था कि हॉल में सभी को इकट्ठा देखकर वह कहता है, क्या हुआ, आप लोग इस तरह क्यों खड़े हैं? और जिया को रोता देख जिया से पूछता है, क्या हुआ जिया, तुम क्यों रो रही हो? तभी अनिकेत, रुद्र, और वह उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर रुद्र की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है। रुद्र कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी 1 करोड़ रुपए लाकर तुम्हें देता हूँ और तुम ले जाकर उसे दे देना और रिया को छुड़ा लाना। पर तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जिया, नहीं, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, मुझे अकेले ही बुलाया है। मैं अपनी बहन की जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। मेरे जीवन में वही एकमात्र मेरे जीने का सहारा है।
मैं उसकी ज़िंदगी के साथ कोई भी समझौता नहीं होने दे सकती। रुद्र को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह अपने आप को शांत करके कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। और कुछ देर बाद पैसों का इंतजाम कर जिया को देकर कहता है, जाओ और फटाफट जिया को छुड़ा लाओ। आर्य मेंशन में सब टेंशन में इधर उधर घूम रहे थे। जिया पैसे लेकर निकल चुकी थी। अनिकेत, तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? रुद्र, मैंने उसे अकेले नहीं भेजा है, हम भी उसके पीछे जाएंगे। अगर उसके सामने कहता तो वह मना कर देती। अब चलो। और वह फौरन उसके पीछे चले जाते हैं। नन्ही, दादाजी, पापा जी कहाँ हैं? वह मुझे सुबह से नहीं दिखे और उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। यशराज जी, वह तो महाकाल के मंदिर गया था, पर अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नहीं दादाजी, मैं अभी उनके कमरे में देख कर आई थी, वह नहीं आए हैं और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। नन्ही बोली। यशराज जी अब और चिंतित हो जाते हैं और अपना फ़ोन निकाल कर किसी से बात करने लगते हैं। उधर जिया अकेले ही मंदिर तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में एक काली गाड़ी आती है और उसका किडनैप कर लेती है। रुद्र और अनिकेत दूर से ही ये देख लेते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि रुद्र और अनिकेत उनका पीछा कर रहे हैं। जिया को मुसीबत में फंसा देख रुद्र टेंशन में आ जाता है, लेकिन अनिकेत उसे समझाकर कहता है, कान्हा, इस वक्त होश खोने का टाइम नहीं है, अपने आप को संभालो। और फिर वह उससे कहता है, उस गाड़ी का पीछा करो। रुद्र, दोनों भाई उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। वह गाड़ी कई घुमाव खाती हुई एक खंडर के सामने जाकर रुकती है। रुद्र हैरान हो जाता है और अनिकेत को कहता है, अच्छा हुआ जो हम उसके पीछे आ गए। यह तो काली पहाड़ी का मंदिर नहीं है। इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला था। जिया की जान खतरे में है। तभी वह लोग जिया को उतारते हैं और उससे पैसों का बैग छीनकर उसे लगभग खींचते हुए अंदर ले जाते हैं। जिया के मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। रुद्र यह देखकर खुद के गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है, पर अनिकेत उसे रोक लेता है। रुद्र और अनिकेत उन्हें जाता देखते हैं और वह भी उनके जाने के कुछ देर बाद उनके पीछे अंदर जाते हैं। उधर जिया को वो लोग खींचते हुए वहाँ से ले जा रहे थे। उन लोगों ने उसका मुंह खोल दिया। जिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, कहाँ ले जा रही हो मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे, मेरी बहन को वापस कर दो, मेरी बहन को कुछ मत करना, हम दोनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो हमें, छोड़ दो। और वह आदमी जिया को ले जाकर ज़मीन पर फेंक देते हैं। जिया ज़मीन पर गिर जाती है और उसके पूरे बाल उसके चेहरे पर फैल जाते हैं। तभी दो पैर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह पैरों को देखती है और धीरे धीरे उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है और उसका चेहरा देखकर वह हैरान हो जाती है। तुम? जिया उस आदमी को देखकर कहती है, वह कोई और नहीं, वह मैनेजर था। मैनेजर उसके बालों को पकड़कर अपने दांत भींचते हुए कहता है, क्यों लड़की, मुझसे चालाकी करेगी तू? दो कौड़ी की औकात नहीं है और मुझे इतने दिनों से चकमा देकर अपने यार के साथ जाने कहाँ फरार थी, पर आज देखो किस हालत में मिली है। वैसे कमाल की चीज़ है तू, न जाने तेरे में ऐसा कौन सा जादू है जो तूने उन लोगों को पागल किया हुआ है और वह लोग भी तेरे अलावा किसी और को पाना ही नहीं चाहते। बहुत मोटी रकम ली है मैंने। और उसे बहुत गंदी नज़र से देखते हुए कहता है, हम भी तो देखें ऐसा क्या है तुझ में। और ऐसा कहकर वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है। जिया को इन सबसे घिन आ रही थी और वह उसका हाथ हटाकर कहती है, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। मैनेजर उसके गाल पर एक तमाचा लगाकर कहता है, ज़्यादा उड़ने नहीं लगी है तू? तुझे क्या लगा तू उस रुद्र से शादी कर लेगी तो तुझे मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा? अरे, तूने तो मुझे कुत्ता बना दिया। मैं तुझे पागलों की तरह सैर सैर ढूंढ रहा था और तू मुझे यहाँ मिली। अब देख, मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। जिया मुंह फेर लेती है और कहती है, मेरी बहन कहाँ है? मैनेजर हंसते हुए बोला, अच्छा, तेरी बहन? वैसे वह भी कमाल की चीज़ है, पर वह अभी बिल्कुल कच्ची है और मुझे कच्ची कलियां का रस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन और उसे खिलने दे और फूल बनने दे, फिर देख उसको मसलने में जो मज़ा आएगा, आहा। जिया उसकी बात सुनकर गुस्से से तिलमिला जाती है और उठकर उसके गिरेबान को पकड़कर उसे एक थप्पड़ लगाती है। मैनेजर उसका हाथ पकड़कर मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। जिया को बहुत दर्द होता है। मैनेजर उससे कहता है, लगता है तुझे प्यार की भाषा हजम नहीं होती। अभी तेरी सारी हेकड़ी उतारता हूँ।
ऐसा कह वह उसे झटक कर दूर करता है। जिया वहाँ से भागने लगती है कि तभी दो आदमी आकर फिर उसे पकड़ लेते हैं। मैनेजर ताली बजाता है और एक आदमी उसकी बहन को वहाँ ले आता है। मैनेजर उसके पास जाकर कहता है, अब देख तू तमाशा, और फिर अपने आदमी को इशारा करता है और उसके आदमी उसकी बहन को मारने लगते हैं। जिया चीखने लगती है, मत मारो मेरी बहन को प्लीज़, मत मारो। मैनेजर अपना हाथ हवा में उठाकर उन्हें रोक देता है और कहता है, ठीक है, तो अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। जिया के पास और कोई चारा नहीं बचा था। वह कुछ नहीं बोलती। मैनेजर हंसता हुआ कहता है, आज तो तेरा मज़ा हम सब लेंगे, और ऐसा कहकर वह उसकी साड़ी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।